Hello everyone, welcome to Parishram Vigyanam. In this video we are going to discuss the chapter ecosystem from class 12. This will be part 1 from this chapter. Okay, so let's begin. Ecosystem. So अभी ecosystem होता क्या है? अभी ecosystem है एक fundamental unit है एक ecosystem is a fundamental unit of nature. Nature का एक fundamental unit है ecosystem. हो गया? And where living organism interact करता है, living organism जो है survive कर रहा है ecosystem का अंदर, they live together, interact with each other and interact with the environment. एक दूसरे के साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट करता है और इन्वायरमेंट के साथ भी इंटरैक्ट करता है. दैट इज कॉल्ड द इकोसिस्टम. डेफिनेशन को पढ़ते हैं. दैट इकोसिस्टम इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट अमॉन्ग देमसेल्फ. लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं एंड ऑल्सो विद द सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट. दे यूज टू इंटरैक्ट विद द सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट. जितने भी सराउंडिंग जो फिजिकल एनवायरनमेंट है दे यूज टू इंटरैक्ट विद देम. समझ में आ गया? क्लियर है? The living organism interact with each other and with the environment also. That is called your ecosystem. Clear है ये? तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. The term ecosystem was coined by A.G. Tansley. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है. A.G. Tansley in 1935. This is the person A.G. Tansley who coined the term ecosystem. क्लियर है ये? एंड एंट्रेंस पर्सपेक्टिव के लिए ये इंपॉर्टेंट है. A.G. Tansley. Then moving on to the next slide. अभी components of ecosystem very easy. हम लोग जूनियर क्लास से भी पढ़ के आए हैं. क्या क्या है components? Biotic and abiotic components. Abiotic components comprises of क्या क्या होगा? Abiotic components में all the non-living organism, non-living like temperature, soil, water, moisture, rocks, minerals जितने भी हैं non-living. And the biotic factor includes the plants, animals, microorganisms. Clear है? And the cycling of matter takes place between biotic and abiotic components. एक cycle चलते रहता है between abiotic and biotic components. There will be a cycling of matters. Matter एक cycle में exchange होता है between biotic and abiotic factors. Clear है? These are the two components of the ecosystem. Then moving on to the next slide. अभी बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में देखते हैं. हम लोग बायोटिक कंपोनेंट्स 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है. तो इधर देखते हैं. फर्स्ट जो प्रोड्यूसर है स्पेशली द ग्रीन प्लांट्स इसमें इन्वॉल्व होता है. और क्या क्या इन्वॉल्व हो सकता है? एल्गी हो सकता है, ब्रायोफाइट्स, वैस्कुलर प्लांट्स. मीन्स इट कंप्राइजेज ऑफ ग्रीन प्लांट्स मीन्स द वन विच प्रोड्यूस देयर ओन फूड. वो खुद से खाना बनाता है थ्रू व्हाट? थ्रू फोटोसिंथेसिस. खुद से खाना बनाने को प्रोड्यूसर्स बोलते हैं. दे आर ऑटोट्रोप्स. ऑटोट्रोप्स मीन्स दे मेक देयर ओन फूड लाइक ग्रीन प्लांट्स. खुद से खाना बना सकता है थ्रू फोटोसिंथेसिस. क्लियर है? अभी सेकेंड वन इज कंज्यूमर. जो कंज्यूम करता है ऑटोट्रोप्स को या फिर एनी अदर ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करता है. इट कैन बी हर्बीवोरस मीन्स जो सिर्फ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स सिर्फ उसको खाता है. हाँ, हर्बीवोरस वेजिटेरियंस लोग. एंड कार्निवोरस दैट फीड ऑन मीट ओनली. हाँ, तो क्लियर है? हर्बीवोरस का गोट, काउ ये सब हो जाएगा एग्जाम्पल. कार्निवोरस का हो जाएगा अभी लायन, टाइगर, कैट, डॉग्स ये सब कार्निवोरस हो जाएगा. दे आर हेट्रोट्रॉप्स मीन्स दे डू नॉट मेक देयर ओन फूड. दे डिपेंड्स ऑन अदर फॉर फूड. किसी और का ऊपर डिपेंड करता है फूड के लिए. क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड वन इज डिकम्पोजर्स. डिकम्पोजर्स में मेनली माइक्रोब्स आता है. इट कैन बी बैक्टीरिया एंड फंगस एक्सेट्रा. जो डिकम्पोज करता है डेड एंड डिकेड मैटर को. डेड एंड डिकेड मैटर को डिकम्पोज करेगा, उसको ही खाता है मीन्स. ओके, दे आर नोन एज रिड्यूसर्स मीन्स उन लोगों को कम कर देता है ना. अभी कोई डेड एनिमल से प्लांट गिरा हुआ है लैंड पे तो उसको साफ कर देता है बाय डिकम्पोजिंग. खुद से खा लेता है बैक्टीरिया एंड फंगस. तो ये क्या काम करता है? रिड्यूस कर देता है ना. तो दे एक्ट एज ए रिड्यूसर. क्लियर है ये? बायोटिक कंपोनेंट्स क्लियर है? ईजी है ये. जस्ट वी आर रिकॉलिंग द वन वी हैव स्टडीड इन आवर जूनियर क्लासेस. क्लियर है? अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स. ऑल द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, विंड हो गया, सॉइल हो गया, वाटर हो गया. ओके, क्लियर है यहाँ तक? अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. बेसिक कैटेगरीज ऑफ इकोसिस्टम. अभी इकोसिस्टम का कैटेगरीज देखते हैं. द 3 टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम देखेंगे हम लोग. पता नहीं इधर फॉन्ट में क्या उल्टा पुल्टा हो गया,
सॉरी फॉर दैट। सो बेसिक 3 टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम हम लोग देखेंगे। एक तो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो लैंड में है, दैट इज़ फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स एक्सेट्रा, ये सब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। ओके, माउंटेन्स भी गिर जाएगा इधर, प्लेटूज, माउंटेन्स, दे आर टेरेस्ट्रियल, जो लैंड एरिया कवर करता है इकोसिस्टम, दैट इज रिफर्ड टू एज टेरेस्ट्रियल, इंक्लूड्स फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स। क्लियर है? नेक्स्ट है एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम में वाटर बॉडीज, जितने भी वाटर बॉडीज है वो कवर करता है, लाइक पॉन्ड्स हो गया, लेक्स हो गया, रिवर्स हो गया, वेटलैंड्स हो गया, स्टेरियंस हो गया एक्सेट्रा, ये सब आता है एक्वाटिक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल। द लास्ट है मैन मेड इकोसिस्टम में क्रॉप फील्ड, वो हम लोग ने खुद से बनाया ना, ह्यूमन बीइंग हैव मेड, या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ओके, दीज आर द नेचुरल इकोसिस्टम एंड दिस इज द मैन मेड इकोसिस्टम, जिसमें क्रॉप लैंड एंड एक्वेरियम आ जाएगा। क्लियर है? ये 3 टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। कॉम्पोनेंट समझ में आएगा, कॉम्पोनेंट क्या क्या है, बायोटिक एंड एबायोटिक। उसके बाद अभी 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में, टेरेस्ट्रियल आ जाएगा, एक्वाटिक आ जाएगा एंड मैन मेड आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इकोसिस्टम स्ट्रक्चर जो हम लोग देखेंगे, 2 है इसमें इकोसिस्टम स्ट्रक्चर, इसके अंदर स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करेंगे। बेसिक टू इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। एक तो स्पीशीज़ कॉम्पोजिशन हम लोग को ध्यान में रखना है। स्पीशीज़ का कॉम्पोजिशन हम लोग अभी इफ़ ऑब्जर्व करें, इकोसिस्टम डिफरेंट टाइप्स होते हैं ना, लाइक टेरेस्ट्रियल होते हैं, मैनमेड होते हैं, एक्वाटिक होते हैं। तो अभी स्पीशीज़ कॉम्पोजिशन जो वेरी करेगा फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, डिफरेंट प्लेस में डिफरेंट स्पीशीज़ पाया जाएगा। सपोज आई एम इन आसाम, आसाम का स्पीशीज़ कॉम्पोजिशन डिफरेंट होगा कंपेयर टू अ नियर बाय स्टेट लाइक अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है? तो इधर क्या बोला है ये समझ में आया, मीन्स इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस स्पीशीज़ कॉम्पोजिशन डिफर करेगा। क्लियर है? हाँ, उसके बाद मैक्सिमम स्पीशीज़ कॉम्पोजिशन ऑकर्स एट द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड कोरल रीफ्स। तो इन दोनों जगह पे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में और कोरल रीफ्स एरिया में ज़्यादा मैक्सिमम कॉम्पोजिशन ऑफ स्पीशीज़ मिलता है, स्पीशीज़ रिचनेस ज़्यादा है। Okay, but as compared to the desert and Arctic region, Arctic and Antarctic region both हाँ, and deserted region, उसमें बहुत कमती स्पीशीज़ है, बहुत कमती स्पीशीज़ रिचनेस है। समझ में आया? क्लियर है ये बात? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कोरल रीफ्स इसमें ज़्यादा होगा। उसके बाद डेजर्टेड एरियाज़ में, आर्कटिक, एंटार्क्टिक एरियाज़ में बहुत कम स्पीशीज़ कॉम्पोजिशन होता है। स्पीसीज कॉम्पोजिशन क्लियर है? नेक्स्ट है स्ट्रैटिफिकेशन। अभी ये स्ट्रैटिफिकेशन होता है क्या है? दिस इज द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज ऑक्युपाइंग डिफरेंट लेवल्स। ये लेवल्स लिखा है, हाँ लेवल्स। तो ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। वर्टिकल्स मीन्स ग्राउंड बिलो टू टॉप जाना, नीचे से ऊपर जाना को वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है, स्पीशीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है। बेसिकली इट इज़ एप्लीकेबल फॉर अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो उसमें क्या होता है, लेयरिंग होता है ना। फर्स्ट उसमें हर्ब्स रहता है, ग्रासेस रहता है, हर्ब्स रहता है, श्रब्स रहता है, उसके बाद ट्रीज रहता है। तो वो एक लेयर में होता है ना, अकॉर्डिंग टू देयर हाइट। तो उसी को ही बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज ऑक्युपाइंग डिफरेंट लेवल। तो डिफरेंट स्पीशीज डिफरेंट लेवल को ऑक्युपाई कर रहा है। एकदम ग्राउंड लेवल में क्या है, स्मॉल मॉसेस है। मॉसेस पढ़ा है क्लास 11 में, मॉस क्या है, स्मॉल ग्राउंड के साथ अटैच होकर मॉस है। उसके बाद क्या होगा, छोटा ग्रासेस होगा, हर्ब्स होगा, उसके बाद ट्रीज़ होगा, हर्ब्स होगा, उसके बाद श्रब्स होगा, उसके बाद ट्रीज़ होगा। तो ये डिफरेंट लेवल ऑक्युपाई कर रहा है। अभी मैं एक डायग्राम के साथ समझाऊंगी, इट विल बी मोर क्लियर टू यू ऑल। थोड़ा जूम इन कर देते हैं थोड़ा। हाँ, अभी देखो, अभी देखो नीचे में ग्राउंड लेयर है, जिसमें इट विल इन्वॉल्व व्हाट, द ग्रासेस, हर्ब्स। उसके बाद एक श्रब लेयर आ जाएगा, थोड़ा स्मॉल ट्रीज। उसके बाद अंडर स्टोरीड लेयर आ जाएगा, कैनोपी लेयर आएगा। उसके बाद सबसे टॉल वाला ट्री जो इमर्जेंट लेयर होगा। तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू लेयर्स। क्लियर है? और डिफरेंट स्पीशीज लोग डिफरेंट लेयर्स ऑक्युपाई कर रहे हैं।
क्लियर है? दिस इज कॉल्ड द स्ट्रैटिफिकेशन। समझ में आया? वर्टिकल लेयरिंग हो रही है, वर्टिकली जा रहा है ना, नीचे से ऊपर जा रहा है। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी देखते हैं द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम दैट आर सीन एज फंडामेंटल यूनिट्स आर। तभी फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ इकोसिस्टम है क्या? फंडामेंटल यूनिट्स, हाँ अभी देखते हैं ये जो सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, नॉट फंडामेंटल यूनिट्स, फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट, जो फंक्शनल यूनिट है इकोसिस्टम का, इकोसिस्टम कैसे फंक्शन होगा जब यही नहीं रहेगा? दिस आर द 4 इंपॉर्टेंट फंक्शनल यूनिट ऑफ अ इकोसिस्टम। फंक्शनल यूनिट याद रखना है, हाँ सॉरी फॉर दैट, फंक्शनल यूनिट। ओके, उसके बाद अभी देखो, फर्स्ट है प्रोडक्टिविटी, देन है डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो है, उसके बाद न्यूट्रिएंट साइकिल है। मैं इस वीडियो में ये 3 को कवर कर दूंगी एनर्जी फ्लो तक। उसके बाद नेक्स्ट एक पार्ट 2 का वीडियो बनाऊंगी जिसमें आई विल टॉक अबाउट न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। क्लियर है? अभी प्रोडक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद डिकम्पोजिशन करेंगे, उसके बाद एनर्जी फ्लो करेंगे। हाँ, प्रोडक्टिविटी में होता क्या है, तो प्लांट, ग्रीन प्लांट, दे मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब लेके प्लांट, ग्रीन प्लांट जो खाना बनाता है। तो दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्टिविटी। वो एक बायोमास बनाता है ना टू गेट एनर्जी, एंड उसी को हर्बीवोरस खाता है, उसके बाद हर्बीवोरस को कार्निवोरस खाता है या फिर ओमनिवोरस खाता है, दैट द साइकिल कंटिन्यूज। हाँ, अभी हम लोग डिटेल्स में जाएंगे। अभी चलते हैं स्लाइड पे। अभी पढ़ते हैं फर्स्ट प्रोडक्टिविटी क्या है। हाँ, अभी प्रोडक्टिविटी का डेफिनेशन दिया है कि द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड द प्रोडक्टिविटी। जिस रेट से बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है, कौन प्रोड्यूस कर रहा है बायोमास? कौन प्रोड्यूस कर रहा है बायोमास? बायोमास कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहा है। दे आर ऑटोट्रॉप्स, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट दे आर मेकिंग देयर ओन फूड। हाँ, ओके, तो जिस रेट से वो बायोमास बना रहा है उसी को ही प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। एक प्रोडक्शन कर रहा है ना, वो प्रोडक्शन कर रहा है, फूड बना रहा है, फूड बनाने को ही प्रोडक्टिविटी बोल रहे हैं। तो ये किस टर्म से एक्सप्रेस होता है, उसका एसआई यूनिट क्या है? ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ईयर। होगा, इसको इफ़ अच्छे से समझ में नहीं आया तो ऐसे लिखना। हाँ, ये अच्छे से नहीं दिया है, ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर ईयर। ये हो गया इन अकॉर्डेंस विद द वेट, बायोमास का वेट, बायोमास का वेट को कंसिडर करके ये है उसका एसआई यूनिट, जो है ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर ईयर। और ये इम्पॉर्टेंट है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए, एंट्रेंस पर्सपेक्टिव के लिए। क्लियर है? अभी नेक्स्ट है किलो कैलोरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर ईयर। ये जो इन अकॉर्डेंस विद द एनर्जी, ये हो गया इन अकॉर्डेंस विद द मास, इन कंसिडरिंग द मास। इसमें मास को कंसिडर किया है, इसमें एनर्जी को कंसिडर करके रखा है, बिकॉज बायोमास जो अल्टीमेटली एनर्जी देगा ना हम लोग को। फूड प्रोडक्शन हो गया है, कितना अमाउंट में हुआ है फूड प्रोडक्शन, मास में भी वी कैन कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, बिकॉज फूड से हम लोग को एनर्जी मिलता है ना। तो वही हो गया किलो कैलोरीज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ईयर पर ईयर। क्लियर है? इसमें बस डिफरेंस ये है, एक में ग्राम आ जाएगा, एक में किलो कैलोरीज आ जाएगा, बाकी सब सेम है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर ईयर दोनों में। क्लियर है? प्रोडक्टिविटी का एसआई यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज अच्छे से लर्न कर लेना। तो चलो अभी मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट में। अभी प्रोडक्टिविटी तो बेसिकली 2 टाइप्स में होता है। एक तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो प्राइमरी लेवल में होता है, प्लांट्स में होता है, मतलब प्रोड्यूसर लेवल में होता है। उसके बाद सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो कंज्यूमर लेवल में होगा, नेक्स्ट लेवल में हो जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक लेवल में आ जाएगा। क्लियर है? 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी होता है, एक तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एक सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अभी पढ़ते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है। तो अभी देखते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है। इज डिफाइंड एज द अमाउंट, कितना अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर, बायोमास जो ऑर्गेनिक मैटर है ना जो प्रोड्यूस होगा, तो कितना अमाउंट में प्रोड्यूस होगा पर यूनिट एरिया ओवर पीरियड ऑफ टाइम बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कितना अमाउंट में प्रोड्यूस होगा वो है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर है? अभी प्रोडक्टिविटी क्या था? द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास, कितना रेट में
वो बायोमास प्रोड्यूस कर रहा है। अभी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? द अमाउंट, कितना अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हो रहा है पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया। एक टाइम पीरियड ले लिया है और एक एरिया ले लिया है ऑफ द प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कितना बायोमास बना है, कितना अमाउंट ऑफ बायोमास बना है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर है? इसमें जनरली स्टूडेंट्स लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, उसके बाद जीपीपी आ जाएगा, एनपीपी आ जाएगा, और मतलब टाइप्स ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अभी नेक्स्ट स्लाइड में वही मैं आऊँगी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। प्रोडक्टिविटी क्या है? रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, रेट, कितना रेट में प्रोड्यूस हो रहा है, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? द अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस, एक अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है पर यूनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर एरिया फ्रॉम अ प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? अभी देखते हैं इसका एसआई यूनिट क्या है। एसआई यूनिट इन टर्म्स ऑफ वेट, वेट को कंसिडर करके एसआई यूनिट क्या होगा? ग्राम, क्यों छूट रही है, ग्राम स्क्वायर नेगेटिव स्क्वायर, ग्राम नेगेटिव स्क्वायर। उसके बाद विद कंसिडर टू द एनर्जी किलो कैलोरीज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलो कैलोरीज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको मैं, रुको मैंने बहुत गंदे से लिखा है, एक सेकेंड। एक तो कंसिडरिंग द मास ग्राम नेगेटिव स्क्वायर, ओके, कंसिडरिंग द मास, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का ऐसा यूनिट हो गया ग्राम नेगेटिव स्क्वायर। उसके बाद क्या हो जाएगा? विद कंसिडरिंग द एनर्जी किलो कैलोरीज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया? इसमें कुछ ईयर वियर नहीं लेना है, लाइक प्रोडक्टिविटी में पर ईयर भी लिया था ना, इधर नहीं लेना है। क्लियर है? ओके, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्लियर हो गया, तो नेक्स्ट चलते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स। इसमें ये ऐड कर देना है, दिस इज प्रोडक्टिविटी प्राइमरी, क्या हो रहा है वो, दिस इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मैं ऐसे लिख रही हूँ, व्हाट इज हैपनिंग, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स, दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जीपीपी जिसको बोलते हैं, और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी। मैंने कैपिटल्स में दिया था, पता नहीं था क्यों स्मॉल में आ गया। जनरली कैपिटल जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर है ये बात? टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, gross primary productivity and net primary productivity. अभी gross primary productivity of an ecosystem क्या है? is the rate of production of an organic matter during photosynthesis. अभी जो photosynthesis में कितना rate से organic matter produce हो रहा है, that is called gross प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अभी एनपीपी क्या है? ये जो एनपीपी है, हाँ ये एन लिख लेना, ये एनपीपी इज़ द रिमेनिंग बायोमास आफ्टर रेस्पिरेशन। अभी देखो जितने भी रेट से प्रोडक्शन हो रहा है ऑर्गेनिक मैटर्स का, बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है मीन्स फूड बना रहा है, ऑटोट्रॉप जो ग्रीन प्लांट्स फूड बना रहा है, प्लांट्स इज मेकिंग फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी फूड जो कितने वो तो टिश्यूज़ में भी स्टोर करके रखेगा फूड, उसके बाद एनर्जी नीड्स के लिए भी यूज़ होगा, रेस्पिरेशन के लिए भी वो फूड यूज़ होगा। तो जितने भी रिमेनिंग बायोमास रह गए हैं आफ्टर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में थोड़ा बहुत बायोमास ले लिया, थोड़ा तो चाहिए उसको रेस्पिरेशन करने के लिए, थोड़ा बहुत बायोमास ले लिया, और जितना भी रिमेन बायोमास बच गया, टोटल बायोमास है तो जीपीपी, उसको तो जीपीपी बोलते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, जो टोटल बायोमास जो बनाया है रेट। हाँ, उसके बाद अभी उसको रेस्पिरेशन के लिए भी चाहिए होगा प्लांट को, तो थोड़ा बायोमास प्लांट ने ले लिया रेस्पिरेशन करने के लिए, और जो रिमेनिंग थोड़ा तो बच गया ना, उसी को ही नेट प्राइमरी प्रोडक्शन बोलते हैं। तो क्या है? एनपीपी इज़ द रिमेनिंग बायोमास आफ्टर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से, इधर छुप गया है, तो इट इज़ कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर है? अभी और एग्जाम्पल्स से समझाऊंगी, इट विल बी मोर क्लियर टू यू।
अभी देखो ये है एक इक्वेशन जो बन गया NPP, जो रिमेनिंग हो गया, रिमेनिंग बायोमास आफ्टर रेस्पिरेशन। जो टोटल बायोमास था ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, उसके साथ रेस्पिरेशन ने जितना रेस्पिरेशन करने में बायोमास लग गया उसको माइनस कर दो, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी निकल जाएगा। हो गया। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अवेलेबल बायोमास फॉर कंजम्पशन टू हेटेरोट्रॉप्स। अभी वो तो बच गया ना, अभी तो प्लांट टिश्यू में वो बच गया, क्योंकि रेस्पिरेशन में के लिए जितना बायोमास चाहिए था वो तो चला गया ना, ले लिया। पर रिमेनिंग जो है उसको तो हर्बीवोरस लोग खा लेंगे ना, लाइक काउ गोट्स लोग खा लेंगे। समझ में आया? तो NPP इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजम्पशन टू द हेटेरोट्रॉप्स। क्लियर है? क्लियर है ना यहाँ तक? उसके बाद हम लोग सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं डायग्राम से और एक बार समझा दूँगी। हाँ, तो अभी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पढ़ लिया हम लोगों ने। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में हम लोग को क्या मिला? दो टाइप ऑफ प्रोडक्टिविटी मिला, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो ऑटोट्रॉप्स लेवल में होता है, मीन्स प्रोड्यूसर लेवल में होता है। अभी जो ये सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो नेक्स्ट टॉपिक लेवल में चला जाएगा, मीन्स जो कंज्यूमर लेवल में चला जाएगा। हाँ, जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो प्रोड्यूसर लेवल में था, अभी ये कंज्यूमर लेवल में चला जाएगा। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर। ये कंज्यूमर लिखा है, हाँ, कंज्यूमर फॉर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट टॉपिक लेवल। तो इस नेक्स्ट टॉपिक लेवल में ट्रांसफ़र करने के लिए जो बायोमास होगा बाय द हर्बीवोर्स, मीन्स लाइक बाय द कंज्यूमर, उसी को ही सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोला जाता है। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक डायग्राम आएगा, उसके बाद मैं उसको समझा दूंगी, फिर से रिकॉल करेंगे। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन क्या क्या फैक्टर्स जिससे हम लोग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करता है, दैट इज़ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स डिपेंड करता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के लिए। कितना प्रोडक्शन ऑफ बायोमास होगा, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स डिपेंड करेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन भी चाहिए होगा ना प्रोडक्शन के लिए, तो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशन भी डिपेंड करेगा। फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, कितना रेट में प्लांट जो फोटोसिंथेसिस कर सके, उसका कैपेसिटी कितना है प्लांट का, वो भी डिपेंड करेगा ये प्राइमरी प्रोडक्शन के लिए। क्लियर है? ये 3 फैक्टर्स विल डिपेंड्स अपॉन द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर है? अभी चलते हैं, ये डायग्राम देख लो, अभी क्लियर हो जाएगा पूरा। सोलर एनर्जी आ रहा है, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन आ रहा है, सोलर एनर्जी आ रहा है, सनलाइट ग्रीन प्लांट्स पे आया। ओके, एनर्जी स्टोर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो एनर्जी स्टोर किया इन द फॉर्म ऑफ बायोमास वो स्टोर करता है। दे यूज टू मेक फूड, इधर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, इस प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो दे यूज टू स्टोर एनर्जी फूड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, क्या बोल रहा हूँ, हाँ, एनर्जी एंड फूड को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ बायोमास। हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मीन्स टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलता है। और उसके बाद ये जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, कुछ ये जो रेस्पिरेशन में चला जाता है, एनर्जी यूज फॉर सेलुलर वर्क, मीन्स रेस्पिरेशन करने के लिए थोड़ा बहुत बायोमास चला गया। उसके बाद जो रिमेनिंग बच गया, एनर्जी स्टोर्ड एज बायोमास, जो रिमेनिंग बायोमास स्टोर हो गया टिश्यूज लोग में, हाँ, तब उसको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। मीन्स नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस द रेस्पिरेशन। क्लियर है? ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी देखो, इट विल बी मोर क्लियर नाउ। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में क्या हो रहा है? ग्रीन प्लांट्स खाना बना रहा है थ्रू फोटोसिंथेसिस, सनलाइट लेके। हाँ, उसके बाद खाना बना के जो बायोमास निकला वो कितना 300 जूल्स ऑफ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी निकला। एग्जाम्पल है ये, हाँ, 300 जूल्स ऑफ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी निकला। इस 300 जूल से 100 जूल्स जो रेस्पिरेशन करने के लिए चला गया, हो गया। उसके बाद रिमेनिंग तो 200 बच गया, उसका टिश्यू में स्टोर हो गया। ओके, अभी ये 200 जूल्स को इसमें इस फ्रूट में स्टोर हो गया सपोज, हाँ, इसको कैटरपिलर ने खा लिया 200 जूल्स का, तो ये क्या हो गया? कैटरपिलर में ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्शन हो गया 200 जूल्स। अभी क्या हो जाएगा? इसका
जो 200 जूल्स से 100 जूल्स जो एज अ फीसेस निकल जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ये तो निकालेगा, खा के तो एक्सक्रीट आउट तो करेगा ही ना। तो एक्सक्रीट आउट, दे यूज टू एक्सक्रीट आउट 100 जूल्स सपोज। और टिश्यू में कितना स्टोर करेगा? 33 जूल्स, ऐसे करके सॉरी। उसके बाद रेस्पिरेशन तो करेगा ही, प्लांट भी कर रहे, एनिमल्स भी करेगा। तो ये भी रेस्पिरेशन करने में 67 जूल्स अराउंड निकाल लिया। और टिश्यू में अल्टीमेटली स्टोर कितना हुआ? इस कैटरपिलर में 33 जूल्स स्टोर हो गया। क्लियर है? ये जो एग्जाम्पल दिया है, यू कैन सेट योर ओन एग्जाम्पल। क्लियर है? ओके, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ तक क्लियर है ना? अभी मैं डिकम्पोजिशन स्टार्ट करूँगी। ओके, तो डिकम्पोजिशन होता है क्या है? ब्रेक डाउन होता है, डेड और डिकेड मैटर का ब्रेक डाउन करते हैं, हाँ, उसी को डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो इट्स द ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू अ इनऑर्गेनिक सिंपलर सब्सटेंसेस। हाँ, ऑर्गेनिक मैटर से इनऑर्गेनिक में कन्वर्शन को डिकम्पोजिशन बोलते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक क्या क्या में कन्वर्ट करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, वाटर में कन्वर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करता है, इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। हियर द dead plants remains like leaves, bark, flower and dead remains of animals are considered as detritus। तो जितने भी हम लोग को जो डेड रिमेन्स है, द पार्ट्स ऑफ द डेड प्लांट्स, द पार्ट्स ऑफ द डेड एनिमल्स, उसको हम लोग डेट्राइटस बोलते हैं। डेट्राइटस बोलते हैं जो द डेट्राइटस विल अंडरगोज योर डिकम्पोजिशन, सॉरी डिकम्पोजिशन प्रोसेस में अंडरगोज होगा। दैट डेट्राइटस इज द ऑर्गेनिक मैटर। जो डेड प्लांट एनिमल है, प्लांट पार्ट और एनिमल पार्ट है डेड, तो वो उसको डेट्राइटस बोलते हैं। वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसको हम लोग डिकम्पोजिशन में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करेंगे, लाइक इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट करते हैं, वाटर, मिनरल्स, ऐसे करके कन्वर्ट कर देंगे। दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। दिस डिकम्पोजिशन प्रोसेस को हम लोग एरोबायोसिस बोलते हैं। एरोबायोसिस मीन्स इसमें ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होगा। एनएरोबिक प्रोसेस नहीं है, एरोबिक प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होना है। क्लियर है? डिकम्पोजिशन में ऑक्सीजन होना है, इसलिए इसको एरोबायोसिस प्रोसेस भी बोलते हैं, एरोबायोसिस। अभी चलते हैं स्टेप्स। दे आर सम स्टेप्स विच इन्वॉल्व द डिकम्पोजिशन। अभी स्टेप्स वाइज पढ़ते हैं कि डिकम्पोजिशन स्टेप वाइज कैसे होता है। फर्स्ट तो होता है फ्रेगमेंटेशन। फर्स्ट स्टेप में आ जाएगा फ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ द डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय डेट्रिटिवोर्स लाइक द अर्थवर्म्स। ये अर्थवर्म लिखा है, तो सम स्मॉल ऑर्गेनिज्म, अर्थवर्म ही हो, कुछ कुछ अदर ऑर्गेनिज्म भी इन्वॉल्व होता है। बेसिकली अर्थवर्म प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो क्या होता है? इसको फ्रेगमेंट मीन्स, फ्रेगमेंटेशन मीन्स क्या? फ्रेगमेंट, छोटा छोटा टुकड़ा में वो करते, ब्रेक डाउन कर देता है द ऑर्गेनिक मैटर को। क्लियर है? ब्रेक डाउन ऑफ द डेट्राइटस मीन्स द ऑर्गेनिक मैटर इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। और ये इसको क्या बोलता है? बाय द डेट्रिटिवोर्स। तो अर्थवर्म जो ब्रेक डाउन कर रहा है उसको डेट्राइटिवोर्स बोलते हैं। क्लियर है? सेकेंड में चलते हैं, कैटाबोलिज्म में चलते हैं। अभी कैटाबोलिज्म में होता क्या है? द डिकम्पोजर्स। अभी डिकम्पोजर्स क्या क्या हो सकता है? बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब डिकम्पोजर्स है जो डिकम्पोजिशन करने के लिए हेल्प करेगा। एक्सक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम, तो ये क्या कर देगा? एक्सक्रीट करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम एक्सक्रीट करेगा ओवर द डेट्राइटस सो दैट वो पूरा डाइजेस्ट हो जाए, मीन्स पूरा टुकड़े में बच जाए। डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करता है? पूरा और भी फाइनली वो कर देता है, पीस में कन्वर्ट कर देता है, फाइन। ओके, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कैटाबोलिज्म व्हिच इज हेल्प बाय द फंजाई एंड बैक्टीरियाज। ओके, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करके वो और भी छोटा टुकड़ा में वो कर देता है, डिवाइड कर देता है। थर्ड में चलता है लीचिंग। लीचिंग जो क्या है प्रोसेस? द प्रोसेस बाय विच वाटर soluble inorganic nutrients go down into the soil horizon and get precipitated as unavailable salts। मतलब इसमें क्या बोल रहा है? ये एक प्रोसेस है, लीचिंग एक प्रोसेस है जो वाटर सोल्यूबल
मैटर्स प्रेजेंट है ऑर्गेनिक सब्सटेंस में। वाटर सोल्यूबल मीन्स जो पानी के साथ घुल मिल जाए, तो क्या हो जाएगा, पानी विल पर्कोलेट। पर्कोलेशन मीन्स पानी जो सिप हो जाता है अंदर, सॉइल में वो ऑर्गेनिक मैटर है ना, तो क्या हो जाए, पानी के साथ जो भी मैटर घुल मिल जाता है पानी के साथ, जो डिजॉल्व हो सकता है, इसमें बोला है ना द वाटर सोल्यूबल मीन्स जो वाटर के साथ घुल मिल जाए, जो सोल्यूबल है, तो वो सिप इनटू द ग्राउंड, अंदर होराइजन में घुस के चला जाता है, सेपरेट हो रहा है ना, चीज़ लोग सेग्रीगेट हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द लीचिंग। नेक्स्ट द डी नंबर वन इज ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर एमोर्फस सब्सटेंसेस। अभी नेक्स्ट प्रोसेस में, द फोर्थ नंबर प्रोसेस में क्या होगा, एक डार्क कलर ऑफ सब्सटेंस एक्यूमुलेट्स होने स्टार्ट कर देगा, एक्यूमुलेट होने स्टार्ट कर देगा। कलर्ड एमोर्फस सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस एक्यूमुलेट होने स्टार्ट करेगा, थोड़ा जो ऑर्गेनिक मैटर जो थोड़ा डार्क कलर का लगने लग जाएगा। इट इज़ हाईली रेजिस्टेंस टू माइक्रोबियल एक्शन, मीन्स ये माइक्रोबियल अटैक से थोड़ा हाईली रेजिस्टेंस है, थोड़ा मतलब इतना भी माइक्रोबियल अटैक नहीं होता है उधर। अंडरगोज डिकम्पोजिशन एट एन एक्सट्रीमली लोअर रेट, डिकम्पोजिशन तो धीरे धीरे होता है, हाँ, एंड सर्व एज अ रिजर्वायर ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। अभी दिस विल एक्ट एज अ रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिशन, मीन्स इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं। बेसिकली क्या बोलते हैं, ह्यूमस में ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ह्यूमस प्लांट्स में भी देना चाहिए, इट्स एक्ट एज अ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हिसाब से काम होता है। क्लियर है, दिस इज अ रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिशन, मीन्स इसमें ढेर सारा न्यूट्रिशन स्टोर हो गया है। क्लियर है, डिकम्पोजिशन प्रोसेस में, द फोर्थ प्रोसेस में जब वो आ जाएगा इन द ह्यूमिफिकेशन प्रोसेस, वो डार्क कलर एमोर्फस सब्सटेंस जैसा दिखाई मिलने लगेगा, पूरा डार्क कलर हो जाएगा वो। क्लियर है, अभी लास्ट में चलते हैं द फिफ्थ वन। अभी कितने स्टेप्स पढ़ लिए, 5 स्टेप्स पढ़ लिए। द फिफ्थ वन इज मिनरलाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स टू रिलीज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अभी क्या हो रहा है, और फर्दर डिग्रेड होगा, अभी ह्यूमस जो और फर्दर थोड़ा डिग्रेड होगा, हाँ, तो और भी फर्दर डिग्रेड होगा बाय सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो हेल्प करेगा डिग्रेडेशन के लिए, टू रिलीज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अभी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस निकाल देगा, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, वाटर निकलेगा, मिनरल्स निकलेगा। अभी हो गया डिकम्पोजिशन प्रोसेस, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक ही तो बनाना था डिकम्पोजिशन प्रोसेस में, तो ये हो गया डिकम्पोजिशन। यहाँ पे द लास्ट प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड द मिनरलाइजेशन। क्लियर है, पहला प्रोसेस क्या था, फ्रेगमेंटेशन, द लास्ट प्रोसेस क्या है, मिनरलाइजेशन। क्लियर है, डिकम्पोजिशन प्रोसेस में क्या क्या होता है, मेनली ये क्या है, क्या कन्वर्ट करता है, फ्रॉम ऑर्गेनिक टू इनऑर्गेनिक कन्वर्ट करता है। क्लियर है, 5 स्टेप पढ़ लिया, क्लियर हो गया डिकम्पोजिशन। अभी देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन। अभी डिकम्पोजिशन होने के लिए क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, एक तो टेम्परेचर, फेवरेबल टेम्परेचर चाहिए होगा, फेवरेबल मॉइस्चर भी चाहिए होगा, फेवरेबल पीएच चाहिए होगा, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डेट्राइटस, डेट्राइटस किस कॉम्पोजिशन का है वो चीज़, तो वो भी डिपेंड करेगा। कुछ टफ कैल्शियम लेयर, क्यूटिकल लेयर, लिग्निन लेयर से का हो इफ़ वो कॉम्पोजिशन, तो वो डिग्रेड होने के लिए मुश्किल है और टाइम लगेगा बहुत। क्लियर है, उसके बाद इधर देखो द फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या क्या चाहिए होगा। ये बॉक्स कैसे बन गया, ओके, तो ये वार्म एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट फेवर्स डिकम्पोजिशन, जो गर्म इन्वायरमेंट और मॉइस्ट इन्वायरमेंट जो फेवर करता है डिकम्पोजिशन को, एंड बहुत ठंडा जगह, लोअर टेम्परेचर, एंड एनेरोबायोसिस मीन्स जहाँ पर ऑक्सीजन ना हो उसमें डिकम्पोजिशन नहीं होगा, जिसमें दैट एन्वायरमेंट दैट डिवॉइड्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ना हो और टेम्परेचर बहुत ठंडा हो, वेरी कोल्ड प्लेस, उसमें डिकम्पोजिशन नहीं होगा। गर्म और ह्यूमिड प्लेस में डिकम्पोजिशन होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, डिकम्पोजिशन रेट इज स्लो व्हेन डेट्राइटस कंटेन्स लिग्निन, मतलब प्लांट में लिग्निन होता है ना, लिग्निन एंड काइटिन होता है प्लांट्स में, तो इफ़ प्लांट्स में लिग्निन और काइटिन हो, प्रेजेंट हो, तो वो डिकम्पोजिशन रेट जो स्लो हो जाता है थोड़ा। क्लियर है, एंड द डिकम्पोजिशन रेट कब फास्ट होता है, व्हेन द डेट्राइटस कंटेन्स नाइट्रोजनस वेस्ट, वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस लाइक शुगर, ये सब होने से डिकम्पोजिशन फास्ट होगा, और लिग्निन काइटिन ये सब होने से, टफ शेल, कैल्शियम लेयर ऐसा होने से, तो वो डिकम्पोजिशन रेट को स्लो कर देता है, और ये सब होने से डिकम्पोजिशन रेट को फास्ट कर देता है।
क्लियर है? तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, प्रोडक्टिविटी पढ़ लिया, उसके बाद क्या पढ़ा है, डिकम्पोजिशन पढ़ लिया, उसके बाद एनर्जी फ्लो, द लास्ट वन एनर्जी फ्लो करके उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट वीडियो में आई विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, अभी एनर्जी फ्लो क्या है, द फ्लो ऑफ एनर्जी अलोंग द फूड चेन। अभी फूड चेन में फ्लो ऑफ एनर्जी होगा through different tropic level from one tropic level to another tropic level there will be food ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरा ट्रॉपिक लेवल में जाने से एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। हाँ, एनर्जी इज पास फ्रॉम द प्रोड्यूसर, कहाँ से पास होता है एनर्जी, प्रोड्यूसर लेवल से, दैट इज फ्रॉम अ ग्रीन प्लांट टू द डिकम्पोजर्स टू वेरियस ट्रॉपिक लेवल। ग्रीन प्लांट से डिकम्पोजर्स तक वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स से जाके प्रोड्यूसर होगा, उसके बाद कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, उसके बाद हो के जब उसका डेथ हो जाएगा उसके बाद डिकम्पोज करेगा, डिकम्पोजर आ जाएगा। तो एनर्जी फ्लोज, ओके। और एनर्जी फ्लो जो एक यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है, दैट फॉलोज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट फॉलोज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो क्या बोलता है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इज जस्ट पास ऑन फ्रॉम द वन टू द अनदर। क्लियर है? तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता है, फ्लो ऑफ एनर्जी। क्लियर है? जो यूनिडायरेक्शनल है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी देखो फ्लो ऑफ एनर्जी के, एनर्जी द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सनलाइट है। द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। और जो प्लांट ले रहा है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन ही प्लांट ले रहा है, दैट टू 2 to 10%, आउट ऑफ 100% 2 to 10% ही ले रहा है प्लांट, ओके। 2 to 10% ऑफ द फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, जिसको PAR बोलते हैं, इज टेकन बाय द प्लांट्स, ओके। PAR क्या है, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, जो प्लांट्स ले रहा है 2 to 10% ले रहे हैं। अभी इस डायग्राम में समझते हैं, लिनमैन ने दिया था, दिस वाज अ साइंटिस्ट लिनमैन, ओके। इसने 10% लॉ के बारे में बोला था, दिस इज द 10% लॉ, वेट, 10%, मेरा पेन खराब हो गया, परसेंट लॉ, 10% लॉ में क्या होता है दिखाती हूँ अभी मैं। लिनमैन ने दिया था, दिस इज द साइंटिस्ट हु गेव द 10% लॉ। मीन्स क्या होता है, सिर्फ 10% ऑफ द एनर्जी इज ओनली ट्रांसफर टू द सब्सिक्वेंट ट्रॉपिक लेवल, 10% एनर्जी ही नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल में जाता है। मतलब सपोज सोलर एनर्जी से, जो फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन से हम लोग कितना जूल्स ऑफ एनर्जी मिल रहा है, इधर कितना लिखा है, 1 लाख जूल्स ऑफ एनर्जी मिल रहा है। उसके बाद उसके बाद इस जो प्रोड्यूसर लेवल में 10,000 हो गया। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर लेवल में, जो ग्रासहॉपर है प्राइमरी कंज्यूमर लेवल में 1000 जूल्स हो गया। उसके बाद जो ये माउस है सेकेंडरी कंज्यूमर 100 जूल्स हो गया। उसके बाद जो ये ईगल है वो 10 जूल्स हो गया, जो टर्शरी कंज्यूमर में। तो एनर्जी जो 10% यूटिलाइज हो रहा है, उन लोग टिश्यू में स्टोर कर रहे हैं या फिर डे टू डे एक्सपेंसेस, मेटाबॉलिज्म करने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए, सो दे यूज एंड दे पास ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक लेवल। क्लियर है? दैट इज 10% लॉ, 10% ही पास ऑन होते जा रहे हैं। क्लियर है? और एक एग्जाम्पल मैं समझा देती हूँ। इसमें 20,000 लिया है, 20,000 लेके गया है। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर जो 20,000 ले लिया, 20,000 जूल्स ऑफ एनर्जी ले लिया, इधर किलो कैलोरीज में लिया है, यू कैन टेक इन जूल्स ऑल्सो। तो किलो कैलोरीज मीटर स्क्वायर पर ईयर ऐसा करके लिया है। तो ये 20,000 लिया है फ्रॉम द सन, ओके। उसके बाद कम हो के जा रहा है, देखो 2000 हो गया, 200 हो गया, 20 हो गया, 2 हो गया लास्ट में। तो 10% इज ओनली कंज्यूम्ड, ओके, एंड 10% इज ओनली पास्ड ऑन, सॉरी 10% is not confused, 10% of energy is only passed through the different tropic levels, 10% करके। उसके बाद ये जो 20,000 दिया, इसको 2,000 हुआ इसमें जो प्राइमरी कंज्यूमर में,
2000 हुआ, तो इसमें आधा जो क्या कर देगा, उन लोग खुद का मेटाबॉलिज्म के लिए यूज़ होगा, खुद का डे टू डे एक्सपेंस के लिए यूज़ होगा। तो इसने इसको खाया, उसको बाद इसको कितना दिया, 200 दिया, ऐसे करके दे यूज टू रिड्यूस। क्लियर है? 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू ईच ट्रॉपिक लेवल फ्रॉम द लोअर ट्रॉपिक लेवल। 10% ही जाता है ट्रांसफ़र। क्लियर है? अभी देखो फूड चेन क्या है, छोटे से पढ़ के आ रहा है। इट्स लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, खा के जाता है। हाँ, लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म तक जो एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर हो रहा है उसी को फूड चेन बोलते हैं। अभी फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होता है? सन से प्रोड्यूसर जो फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाता है, उसको हर्बीवोर्स खाता है, लाइक ग्रास हॉपर, प्राइमरी कंज्यूमर जिसको बोलते हैं। ग्रास हॉपर को खा दिया फ्रॉग ने, दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी कंज्यूमर। फ्रॉग को खा दिया स्नेक ने, दैट इज कॉल्ड द टर्शियर कंज्यूमर। उसके बाद हॉक ने इस स्नेक को खा दिया, इसके फाइनल कंज्यूमर है। उसके बाद जब ये हॉक मर जाता है तब ये फंगस और बैक्टीरिया जो डिकम्पोजर्स जैसे एक्ट करेगा। दिस इज कॉल्ड द फूड चेन। क्लियर है? अभी फूड चेन जो 3 टाइप का होता है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में वो 3 टाइप ऑफ फूड चेन पढ़ेंगे। एक तो ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग मीन्स जो लैंड में हो। स्टार्टिंग ग्रेजिंग फूड चेन जो स्टार्टिंग से ही प्रोड्यूसर से होता है। ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्ट प्रोड्यूसर से होगा, ग्रीन प्लांट से होगा। डेट्राइटस फूड चेन जो स्टार्ट होता है डेड एंड डिकेड मैटर्स से होता है स्टार्ट। पैरासाइटिक फूड चेन और ऑक्सिलरी फूड चेन, सो ये जहाँ से भी हो सकता है पैरासाइटिक वाला, और इसको ऑक्सिलरी फूड चेन भी बोलते हैं। पैरासाइटिक फूड चेन को ऑक्सिलरी फूड चेन भी बोलते हैं। अभी एक एक डिटेल्स में देखेंगे। ग्रेजिंग फूड चेन को प्रीडेटर फूड चेन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं प्रीडेटर फूड चेन? बिकॉज ईच एंड एवरी लेवल में सब लोग प्रीडेटर जैसे ही काम कर रहे हैं, एक दूसरे को खा रहे हैं। ओके, ये इसको खाया, लीफ को कैटरपिलर ने खाया, कैटरपिलर को चैमेलियन ने खाया, चैमेलियन को खाया स्नेल ने, मंगूस। उसके बाद मंगूस को किसने खाया? स्नेक ने खाया। क्या हो रहा है ये? ओके सॉरी, मंगूस को स्नेक ने नहीं खाया, क्या बोल रही हूँ। मंगूस ने स्नेक को खाया, मंगूस ने स्नेक को, एक दूसरे को खा रहे हैं ना, तो ये प्रीडेटर फूड चेन कहलाया जाता है। मंगूस को कोई खा लिया, खा सकता है, लायन टाइगर कोई खा सकता है। क्लियर है? तो ये है ग्रेजिंग फूड चेन जो स्टार्ट होता है एक ग्रीन प्लांट से, ऑटोट्रॉप से स्टार्ट होता है। तो अभी डेट्राइटस फूड चेन जो डेड एंड डिकेड मैटर से स्टार्ट होता है। डेट्राइटस फूड चेन में क्या होता है? डेड लीव्स होता है, डेड एनिमल्स होता है, जिसको कोई वुड लाउस या फिर अर्थवर्म खा सकता है, और उसको दैट इज ईटन बाय द बर्ड्स भी उसको खा दे सकता है। इसको और भी तुम लंबा बना सकते हो। दिस इज अ स्मॉल बर्ड, यू कैन मेंशन दिस ब्लैक बर्ड इज अ स्मॉल बर्ड। स्मॉल बर्ड को एक बिग बर्ड लाइक ईगल, वल्चर खाता है, वल्चर नहीं खाता, ईगल खा सकता है, हॉक खा सकता है, वैसे करके तुम बना सकते हो। एंड जो डेड एंड डिकेड मैटर को खाएगा, इसी को जो अर्थवर्म या फिर वुड लाउसी हो, जो भी हो, दैट इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स। दे आर कॉल्ड एज सैप्रोट्रॉप्स। क्लियर है? दे आर कॉल्ड एज डेट्राइटस फूड चेन। क्लियर है? तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी पैरासाइटिक फूड चेन, जिसको हम लोग ऑक्सिलरी फूड चेन भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है? न्यूट्रिटिव इंटरैक्शन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ एन इकोसिस्टम। तो न्यूट्रिटिव इंटरैक्शन एक होता है, सिर्फ न्यूट्रिशन लेता है, ये एक प्रीडेटर जैसा भी काम नहीं करता, न्यूट्रिशन लेता है। लाइक पैरासाइट क्या है? अभी हम लोग का हेड लाउस, जो माथे में जो लाउस होता है, वो हम लोग का ब्लड सक करते हैं। इट्स एक्ट एज अ फूड ओनली, नो, फॉर देम, द लाउस, सॉरी, द ब्लड। ओके, तो ये न्यूट्रिटिव इंटरैक्शन है, बस न्यूट्रिशन के लिए ही वो फूड खाया जाता है। इट बिगिंस विद अ होस्ट, ये स्टार्ट होता है एक होस्ट से, बट यूजुअली एंड्स एट अ पैरासाइट। एंड होता है पैरासाइट में। बिगिंस एट होस्ट बट एंड्स एट पैरासाइट। इंपॉर्टेंट लाइन है, पैरासाइटिक फूड चेन जो बिगिन होता है होस्ट में और एंड होता है पैरासाइट में। क्लियर है? अभी देखो द लास्ट वन, फूड वेब क्या है? अभी जो हम लोगों ने फूड चेन पढ़ा, फूड चेन जनरली इतना सीधा जाता नहीं है कभी भी। इन नेचर फूड वेब इज कंसिडर मोर प्रैक्टिकल।
यही होता है फूड वेब. ऑल द फूड चेन्स इन अ सिंगल इकोसिस्टम, इन अ सिंगल इकोसिस्टम इज योर फूड वेब. सब जो इंटरलिंक हो रहा है. कैक्टस को खाया, इसने भी खाया, स्क्यूरल ने खाया, माउस ने खाया, और किसने किसने खाया, इन दोनों ने खाया. उसके बाद ग्रास ऑफ वुड पिकर ने खाया, वुड रैट ने खाया. तो ऐसे करके दे आर इंटरेक्ट. एक चीज़ को बहुत डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म भी खा सकता है ना. सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक जो कैक्टस को सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म खाए. तो इसलिए फूड वेब में क्या होता है, जैसे एक पर्टिकुलर चीज़ को डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म खाता है. इसको इसने खाया, इसको इसने खाया, ऐसे करके दिस इज़ द फूड वेब. समझ में आ ही रहा होगा. दिस आर द वेरी ईजियर पार्ट. सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है क्लास 12 का. क्लियर है. बस थोड़ा कन्फ्यूजन आई गेस प्रोडक्टिविटी में आएगा होगा और डिकम्पोजिशन में. और बाकी सब इजी है, देख लेना अच्छे से. ओके, थैंक यू फॉर योर पेशेंट हियरिंग.